इसकी चिंता करो, इसकी तैयारी करो, इसको हम लोग आप बताओ छत्तीसगढ़ में आवश्यक है कि नहीं है? आप बताओ बहुबेटियों को बचाना जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ युवाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का अवसर देना जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ विकास के त्याग को छोड़ना जरूरी है कि नहीं है? अगर ये सब जरूरी है तो प्रदेश को घर बैठाना जरूरी है कि नहीं है? पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे, तो ये पर भरोसा तीन भरोसा नहीं चलेगा भाई। दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, पौने 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हो रहे हैं। अब तो कांग्रेस में भी जो चर्चा चल रही है, सामूहिक नेतृत्व की बात होने लगी है। तो पूरे देश में आज सामूहिक नेतृत्व की बात, और बीजेपी पहले दिन से ही, आज से 15 साल 19 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना, कहीं नाम को लेकर नहीं था। सामूहिक नेतृत्व हम निकले थे, सब मिलकर प्रयास किए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो लगातार कभी डॉक्टर रमन के नाम से चुनाव नहीं लड़ा गया, बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ा। इस बार भी हम बीजेपी के नाम से वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम से वोट मांगेंगे, और निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें बहुत ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़। उसको जीतने के लिए उतर चुके हैं भाजपा नेता रण में। तो जी हां, गढ़ में जो रण हो रहा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के इस गढ़ को जीतने के लिए भाजपा कितनी ताकत लगा रही है, उसकी क्या रणनीति है और बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर वो क्या हासिल करना चाहती है। कांग्रेस अपने अलग रणनीति में चल रही है, लेकिन बीजेपी का जो एक चुनाव लड़ने का स्टाइल है, जिसमें वो बड़े नेताओं को भव्य भव्य बड़ी सभाओं के जरिए उतारती है, उनके जरिए माहौल बनाती है, उस रणनीति में भाजपा चल रही है। तो इस गढ़ को जीतने के इस रण में क्या कुछ होने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं राम अवतार तिवारी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निशिकांत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं। दोनों पार्टियों की रणनीति पर बात करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि छत्तीसगढ़ की धरती पर आ चुके हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कल राजनाथ का दौरा है, 7 तारीख को नरेंद्र मोदी है, उसके बाद 14 के बाद फिर से केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा है। तो क्या ये रणनीति है बीजेपी की, और जेपी नड्डा ने आज की सभा के जरिए किस तरीके का जोश भरा है कार्यकर्ताओं में, जान लेते हैं निशिकांत पांडे जी से। पांडे जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, मोदी जी, क्या बड़े नेताओं के जरिए ही छत्तीसगढ़ जीतेंगे आप लोग? ये लोकसभा की तैयारी में आ रहे हैं कि विधानसभा की तैयारी में? नहीं, ये तो 9 वर्ष के कार्यकाल पे चल रहा है। लेकिन जहां तक अपने भूपेश बघेल जी का भी बाइट सुनाया कि ये दूसरे या तीसरे के सहारे निकालते हैं चुनाव, तो देखिए पटना में जो इनकी अभी मीटिंग हुई थी, वो दिख रहा है कौन किसके सहारे है और कौन बेसहारा है। लेकिन विषय पे आते हैं क्षत्रिय परिस्थिति में, कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, ये सारी चीजें आपको इस तरह से देखनी होगी कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और पार्टी जहां भी इनको निर्देश देती है वहां जाके अपने कार्यक्रम को तैयार करते हैं। देखिए अभी जनता के बीच में जो बात उठ के आ रही कि प्रदेश में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो खेल हो रहा है, जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है, जो बिरनपुर जैसी घटना हो जा रही है, तो ये तमाम चीजें हैं। उसके साथ एक महत्वपूर्ण विषय जो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने अभी 4 दिन पहले कहा कि शराबबंदी की जगह पे सूखा नशा के कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम लगातार कर रहे थे। जो अपराध का गढ़ हमारा छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश बन गया है, वो सूखा नशा कारोबार के कारण हो गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है वो सीएम सिंडिकेट के अंदर हुआ है। तो इस सारी बातों को लेकर लगातार हम जन जन तक पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं। जो वादा खिलाफी इन्होंने जनता के साथ की थी उसकी चर्चाएं कर रहे हैं, उसी के तारतम्य में। और दूसरा जो 9 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ है उसके तारतम्य में ये बड़ी रैली हो रही है, और उसी तारतम्य में हम आगे बढ़े। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों? उप मुख्यमंत्री हमारे
टीएस सिंहदेव जी बने, उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा था प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया है, क्या अब वो शब्द वापस लेने की स्थिति में है? या जो शनिचर सिंह उन पर आरोप लगाया था हत्या की साजिश का, वो आरोप वापस लेगा? या प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी? ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी मोहन जी, क्योंकि विषय क्या है, जो वादा इन्होंने किया था उसके उलट सारे काम इन्होंने किया। आपके साथ हमने एक डिबेट किया था, रवि गौलानी जी भी थे उस समय, जब ये बात हुई थी कि क्या भाजपा डोरे डाल रही है टीएस सिंहदेव पे, तो मैंने आपसे कहा था मोहन जी, ये ब्लैकमेल करने का एक तरीका है टीएस सिंहदेव का। आप देखिए आज आपके समक्ष उसका परिणाम है। तो जब हम आज इसके सामने, जी मोहन जी, जी चलिए, बीजेपी की बातों से साफ है कि वो मुद्दों पे ज्यादा जोर देगी, लेकिन उसकी शैली है बड़े नेताओं को भेजकर एक माहौल तैयार किया जाता है। इससे कांग्रेस किस तरीके से डिफेंड करेगी, क्या कांग्रेस की रणनीति, जान लेते हैं। रवि जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बीजेपी के पास बड़े नेताओं की, वो एक एक करके आ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का, वो आ रहे हैं जुलाई में। वो जब आते हैं तो कहते हैं कि उनके आने से ही वोट शिफ्ट हो जाते हैं। किस तरीके की तैयारी आप लोगों की? आप लोगों के यहाँ से तो कोई बड़ा नेता आ ही नहीं रहा है कि केवल बीजेपी के नेता ही आ रहे हैं। मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, देखिए मोहन जी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं आए, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे टीएस सिंहदेव जी, हमारी पार्टी के सामने इस समय कोई भी नहीं टिक पाएगा। 4.5 वर्षों में जो विकास की धारा हमने बहाई है, जिस प्रकार से चौतरफा विकास वो बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो हमने किया है, उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी अपने स्पीच देते हैं तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की बात करते हैं। जब वो स्पीच देते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें अवार्ड्स की बातें आती है जो केंद्र सरकार हमें दे रही है। जब उनकी स्पीच आती है, जब उनके वरिष्ठ नेता बोलते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं राम वन पथ गमन की झलक दिखती है, जिसमें कई बार हमने ये भी देखा है कि जो प्रदेश में आरएसएस है, उन्होंने भी भूपेश बघेल जी की तारीफ की है कि राम वन गमन पथ हो गया है, या वो गौ माता का संरक्षण हो गया, या गोबर हो गया, हर तरफ की चीजों पर हमारी कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व को इनके प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी का जिसके दम पर इन्हें ये लगे कि हम चुनाव जीत सकते हैं, या किसी के दम पर अभी 15 सीटों के अंदर है तो शायद किसी के दम पर 20 सीटें आ जाए। एक भी ऐसा चेहरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसने ये बीड़ा उठाया है कि जो भी हो सके, चलो 2-4 सीट ही हम कम ज्यादा करने का प्रयास कर सके। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कितने भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर ले, आज वो भूपेश बघेल जी की रणनीति, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और हमने जो 4.5 वर्षों में विकास के कार्य किए हैं उसके सामने नहीं टिक पाएगी। इन लोग कहीं ना कहीं अपना सिर्फ खोया हुआ जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हमारे पास एक ऐसा डूबते को तिनके का सहारा जैसे कहते हैं, तो थोड़ी सी सीटें बढ़ जाएं। लेकिन जनता जान चुकी है कि 15 वर्षों में जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या ये आने वाले 5 वर्षों में करेंगे। तो मैं इतना ही कहना गौलानी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक चुनावी माहौल बनाया जाता है बड़े नेताओं को भेजकर, बड़ी बड़ी सभाएं करके, वो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही है सत्ता में होने के बावजूद, और बीजेपी विपक्ष में होने के बावजूद वो सब कर पा रही है। देखिए मोहन जी, ऐसा नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व भी समय समय पर आते रहे हैं। कई बार आप देखें, राहुल गांधी जी आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं, प्रियंका जी भी अभी बस्तर के दौरे पर आई थी। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जब जरूरत पड़ती है वो आ रहा है। लेकिन अब जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि अभी उनका ज्यादा फोकस मणिपुर में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मणिपुर में ध्यान ही नहीं दे रहे। वहां की जनता में देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ है। चलिए विषय पांडे जी से ले लो। पांडे जी, आप लोगों को यहाँ के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है कि लगातार नेताओं को, बाहर के लोगों को, बड़े लोगों को भेजा जा रहा है? पहले यहाँ के लोग माहौल बनाते, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ के लोग सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, प्रभारी लोग, बड़े लोग ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं।
देखिए मोहन जी, अब इनके आंख से दिखाई नहीं दे रहा और कान से सुनाई नहीं दे रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। लगातार यहाँ जन आंदोलन हमने खड़ा किया, बेरोजगारी भत्ता पे भी करा गया, आरक्षण के मामले में पूरे प्रदेश में चक्का जाम भी किया, लेकिन ये देखना नहीं चाहते। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, जब टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बन के आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं 12 वादे हमने पूरे किए, 12 आंशिक पूरे किए, 12 बिल्कुल पूरे नहीं किए, और ये बात करते विकास की धारा बढ़ाने की। एक सड़क बता दो, किस सड़क को आपने बनाया, एक कार्य बता दो ऐसा जो मतलब आपका एक एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो कि हाँ हमने बहुत शानदार काम किया। आपके खुद के मंत्री और संतरी जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा गोबर हो गया, किसके लिए बोला गया, वो भाजपा के लिए बोला है क्या? वही नरवा गरवा गुरबाबाड़ी के लिए बोला गया जहां आपने वहां तक भी घोटाला किया। प्रदेश में घोटाले के अलावा आप बोलते गरीबों के जेब में पैसा डाले, वो गरीब थे कौन? सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई, उनके जेब में पैसा डाला, वो अनवर ढेबर के जेब में पैसा डाला। तो ये जब प्रदेश की जनता देख नहीं रही है क्या? जब प्रदेश की जनता ये सब चीज देख रही है, आपको अचानक मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत, उप मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी? महोदय मोहन जी, आप समझिए, पहले तो ये बता रहे थे कि कक्का है, सब कक्का अभी जिंदा है। अब क्या हुआ उप मुख्यमंत्री बनाने का? और उप मुख्यमंत्री बनाने से ही चीजें समझ जाती तो सचिन पायलट जहाज पकड़ने की कोशिश ही करता, वो तो उप मुख्यमंत्री पहले से था। तो स्थिति क्या है, अब आपको जितना समझना है, चाहे मोहन मरकाम को समझने की कोशिश करो, उनका पर काटने का काम किसने किया? भूपेश बघेल जी ने, जब शैलजा जी के माध्यम से उनके द्वारा की गई नियुक्ति को निरस्त किया गया। अब टीएस सिंहदेव ने दांव चला, दिल्ली से नियुक्ति करवाई, क्योंकि भूपेश बघेल जी यहाँ सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह छलक के दिख रहा है और पूरे प्रदेश की जनता भी देख रही है। और बाकी क्या है, ठीक है, आएंगे बाकी भी नहीं कर सकते। ठीक है, बीच आएंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हैं, उनसे समझ लेते हैं इस तरीके की स्ट्रेटेजी के पीछे किसको क्या हासिल होगा। ये बात तो तय है कि भाई छत्तीसगढ़ कांग्रेस का देश में सबसे मजबूत गढ़ है, सबसे ज्यादा सीटों के साथ यहाँ एक जो बहुमत होता है वो कांग्रेस ने हासिल किया है। ऐसे में इसे जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति को किस तरीके से देखते हैं आप तिवारी जी? लगातार बड़े नेताओं का आना हो रहा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, उन मजबूत नेताओं के द्वारा राज्य में माहौल बनाने का चुनावी प्रयास है ये। हर चुनाव में इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व आते हैं, इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय नेतृत्व भाजपा का कमजोर है, तो केंद्रीय नेतृत्व को भी भाजपा के जो नेता हैं उनके बीच अलग अलग मतभेद हैं। जो क्षेत्रीय नेता हैं वो केंद्र पर निर्भर हैं, केंद्रीय नेतृत्व है वो भी छत्तीसगढ़ में इसीलिए ज्यादा ऊर्जा लगा रही है कि यहाँ पर मेहनत की जरूरत है। तो इसको लेकर उनके अलग अलग रणनीति है। उस रणनीति के तहत, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है, आचार संहिता के पहले सारे मंत्री दौरा कर सकते हैं, चुनावी खर्च इस समय नहीं लगेगा, सरकार के संसाधनों से दौरा करके चुनावी माहौल बनाए जा सकते हैं। इस प्रयास में कार्यक्रम जो है केंद्रीय नेतृत्व का बन रहा है और ये चुनाव में बैठक ये प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में चल रहे हैं कि किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से मीडिया को किया जाए, किस तरह से खबरों को आगे किया जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं को आगे किया जाए और एक मजबूत नेतृत्व ऊपर है उसको यहाँ पर ला के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए। तो ये चुनावी रणनीति का भाजपा का हिस्सा है। कितना होगा इसका? छत्तीसगढ़ में फायदा मिल पाएगा भाजपा को, स्थानीय नेतृत्व को? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो स्थानीय नेतृत्व को लड़ना है। जब स्थानीय नेतृत्व प्रयास करेगा, जनता से संवाद करेगा, कार्यकर्ताओं से संवाद रखेगा, अपनी नीति को स्पष्ट करेगा और अपने प्लानिंग है वो बता पाएगा, तब वो जीत हो पाएगी। एक बात। दूसरा, जो चुनाव में जनमत संग्रह वो भूपेश बघेल के सरकार के कामकाज का है। तो सरकार कैसी है, भूपेश बघेल की योजनाएं कैसी है, जनता के बीच उनके जनप्रतिनिधियों का सक्रियता कैसे है, इमेज कैसे है, उसका जनमत संग्रह है। तो उसको कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश जो विपक्ष है वो हमलावार होके लगातार इस तरह के मामले उठाकर करने का प्रयास कर रहा है कि जनता उसके साथ आ जाए, जनता खड़े हो जाए। अलग अलग तरीके से जो अपना अपना पक्ष जनता के बीच रख रहे हैं वो कितना कारगर होगा ये तो चुनाव परिणाम ही पता चलेगा। फिलहाल भाजपा के सामने
कई प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्थानीय नेतृत्व भी समझता है, केंद्रीय नेतृत्व भी समझ रहा है। वो तालमेल की कोशिश इन कार्यक्रमों के जरिए हो रही है ताकि पार्टी में, देखिए कल से आज तो पार्टी में एक मजबूती तो आई है। कार्यकर्ता उनके जो घर से नहीं निकले थे, अब जो दौरे हो रहे हैं उससे सक्रियता बढ़ी है और केंद्रीय नेतृत्व का भी जो संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं स्थानीय नेतृत्व को उपलब्ध करा के माहौल को कैसे खड़ा किया जा सकता है, इस दिशा में है। परंतु एक बात है, अभी जो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव की ज्यादा तैयारी में लगी है भाजपा राज्य के चुनाव की अपेक्षा। बिल्कुल सही है। ये बात बार बार झलक कर सामने आती है कि कुछ इस तरीके की रणनीति बीजेपी ने बनाई हुई है जिसमें हमेशा ये लगता है कि तैयारी लोकसभा की हो रही है। पांडे जी, एक तो ये जो तैयारी है आप लोगों की मुद्दों की बसावट है, बिछावट है, वो लग रहा है लोकसभा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और दूसरी कांग्रेस में मजबूती आई इस नियुक्ति के बाद और जोड़ी में दिखाई दे रही है कांग्रेस के दो बड़े लीडर। ऐसे में कैसे देखते हैं इस चुनौती को, बीजेपी क्या करेगी? देखिए, चुनौती नहीं मानना ये तो बहुत गलत बात हुई कि आप चुनौती मानते ही नहीं है। जैसे अभी हमारे मित्र घमंड में बोल रहे थे 15 की जगह पे 10 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, तो ऐसे घमंड रावण का नेड़ा ये कौन है? लेकिन विषय क्या है, जब आप जनता से सरोकार करते हैं, जनता से बात करते हैं और प्रदेश सरकार के जो घोषणा पत्र थे, धोखा पत्र, उसको लेके जन जन के दरवाजे पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जो हम बात कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, बात लोकसभा की तैयारी की नहीं है। 9 वर्ष की योजनाओं पे जो लाभार्थी सम्मेलन हम कर रहे हैं वो अलग विषय है, क्योंकि जो कार्य केंद्र सरकार की चल रही थी, पीएम आवास जो नहीं मिल रहा था उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार की विफलता है उसको लेके जनता से सरोकार रख रहे हैं। तो ये जनता से सरोकार करने का कार्य जो है वो प्रदेश की जनता से, और प्रदेश की जनता ही विधानसभा में जाने वाली। तो बात क्या है, मैं बहुत ससम्मान, हमारे काफी वरिष्ठ है राम अवतार जी, ससम्मान उनसे डिसएग्री करता हूँ। हालांकि जो वो बात कर रहे हैं उनका अपना इंट्रोस्पेक्ट है, लेकिन हम जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, प्रदेश के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद कर रहा है। लेकिन आज ही नड्डा जी अपने भाषण के 90% जो भाषण है उसमें वो केंद्र की बात करते रहे, केंद्र की बड़ाई करते रहे, यहाँ की तो बात उन्होंने की नहीं। तो मोहन जी, जो मैं वही तो बोला कि 9 वर्ष की लाभार्थी सम्मेलन की बात हो रही है। अभी तो मैं यही बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 9 वर्ष में 51 जगह सभा होना है जो बड़े बड़े नेताओं का है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय। दोनों को क्लब करने की कोशिश ना की जाए, मेरा आपसे निवेदन है। विषय क्या है कि प्रदेश की जनता के समक्ष पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेतृत्व उसमें लगा हुआ है कि देखिए जो हमने 15 वर्ष काम किया उसका रोड में ब्लूप्रिंट हमारे पास है, जो 4.5 वर्षों में प्रदेश का हाल इन्होंने कर दिया उसका ब्लूप्रिंट जनता के पास है। उसको तुलनात्मक अध्ययन करना है जनता को, और जनता समझ रही है कि कार्ड की हंडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली। जी मोहन जी, ठीक है, ये बीजेपी का जवाब भी अपनी जगह एक तरीके से सही है कि अभी वो पैटर्न में नहीं आए, उस मोड में नहीं आए कि जिसमें विधानसभा की बात हो। अभी लोकसभा की जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से कार्यक्रम हो रहे हैं। चलते हैं रवि जी के पास। रवि जी, लेकिन कुछ भी हो, हमला कांग्रेस को झेलना है, मुख्यमंत्री को झेलना है, लगातार नेताओं के आने से जवाब आप लोग को देना है, कुछ तो असर होगा आप लोगों पर भी। मोहन जी, अभी आपने कहा कि बीजेपी अभी लोकसभा के मोड में है, लेकिन सर पर विधानसभा चुनाव है। ये जब भी इनसे बात करो, जब भी इनके नेताओं के भाषण सुनो, तो ये लोकसभा और केंद्र की ही बात करते हैं। देखिए आप कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में इन्होंने मोदी जी को फ्रंट पे लाए और स्थिति क्या बनी, वहां की जनता ने पूछा इनसे कि आप अल्टीमेटली बैठाएंगे किसको मुख्यमंत्री पे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। जनता ने देखा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व है, कांग्रेस के पास नीतियां हैं, कांग्रेस के पास जो बातें घोषणा पत्र में कही गई है उसके ठोस आधार हैं। तो जनता ने इनकी जो 40% कमीशन वाली सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और हमारी सरकार बनाई। आप देख पा रहे हैं कर्नाटक में हम बैठे हैं। हमारे साथ हिमाचल में क्या स्थिति रही, हिमाचल में भी इनकी सरकार थी, वहां भी जनता ने देखा कि 5 वर्षों में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, उल्टा हिमाचल प्रदेश पीछे चला गया। और जो घोषणा पत्र जो हमने बोले कि हम करेंगे, उस पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और आज हिमाचल में हमारी सरकार है। आज घोषणा पत्र जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट हुआ है और ये कह रहे थे कि हमें घमंड है, मैं बड़े ही स्पष्ट और एकदम विनम्र तरीके से कहना चाहता हूं मोहन जी कि कोई भी घमंड नहीं है।
हमें अपनी नीतियों पर भरोसा है, हमें अपनी हमारी कार्यशैली पर भरोसा है कि जिस प्रकार से जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज 87 सीट से ज्यादा है जिनके ऊपर मुख्यमंत्री जी खुद दौरा कर चुके हैं और जनता का जन सैलाब उनके साथ जुड़ता जा रहा है। उनके मांग अनुरूप चीजें दी जा रही है। हमें कोई घमंड नहीं है। हमारे साथ जो जन समूह जुड़ रहा है, जो नंबर्स हमारे साथ आ रहे हैं, हमें उस पर भरोसा है। हमें अपनी कार्य क्षमता पर है कि हम किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री हमारे बाबा साहब बनाए गए तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं पचा पा रही है। वो कह रही है कि 3 महीने के लिए बने हैं, ऐसा है वैसा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी हताश है और उनके पास कोई ठोस मुद्दे है ही नहीं। ठीक है, वो तो मुद्दे गिना रहे हैं। 15 साल मुद्दे तो काफी भी अपना काम की चीज नहीं गिना रही है। ठीक है पांडे जी, कुछ चलिए पांडे जी फटाफट मुद्दे गिना दीजिए और बता दीजिए कि जो कांग्रेस के आरोप है उसमें कितना दम है। मैं इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आता हूँ। पंजाब में 2 महीना पहले चवन्नी जी को लाए थे सीएम बना के, पूरे देश में हल्ला किया, दलित को सीएम पहली बार हमने बनाया। 70 साल तक झक मरा थे जब दलित को सीएम पहली बार आप बनाए। दूसरा देखिए मोहन जी, ये शब्दावली गलत है। ठीक है, झक मरा रहे थे, इस तरह के शब्द नहीं। सम्मान से बात ठीक है, करें। चलिए ठीक है पांडे जी, सम्मानजनक तरीके से बात करें। बोला सम्मान चाहिए। चलिए ठीक है, बोले आपकी शैली गलत थी। आप बोलिए आपकी क्या विरोध, लेकिन आप किसी भी शब्दों का गलत शब्द यूज नहीं कर सकते। नो नीड टू टीच मी प्लीज। मैं तो मोहन जी से कह रहा हूँ, इस तरह की शब्दावली गलत है। ठीक है, गलत है। कहने का मतलब क्या है? चलिए आप अपनी बात ऐसे में रख नहीं पाएंगे पांडे जी, जल्दी विषय पे आइए। हाँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए अभी ये वहां चले गए, हिमाचल और कर्नाटक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 1 सीट पे आए 7 से। वहां पे चेहरा नहीं था। गुजरात में क्या हुआ, क्लीन स्वीप हो गए। असम, गोवा कहाँ चले गए? बात क्या है, यहाँ 2 राज्य हमने जीत लिए, उस पर बात कर लो। और जो हम जीते उस पर बात नहीं करें, आप तय करोगे। तो आप ही के राज्य थे, 2 तो हम जीते हैं। वो जो है ना, आपसे निकाल के नहीं, आप नहीं तय करोगे। आप नहीं तय करोगे, हम किस पर बात करेंगे? आप कौन होते तय करने वाले? चलिए आइए नहीं मोहन जी, क्या है ये तय करेंगे। ठीक है आप अपने, अरे वो तो अपने तंज कस रहे हैं, आपको आप पर तंज है। बोलिए मतलब अरे विचलित न मत होइए, बोलिए चलिए पांडे। ठीक है पांडे जी, बात शब्दावली देखिए कहाँ जा रही है। अरे कहीं हम तय नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं हम ये बता रहे हैं। देखिए ऐसे करवाएंगे तो ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। मैं शांति से सुना ना, 10 सेकंड दीजिए। तो मोहन जी यही बात कर रहा था कि अगर प्रदेश की जनता खुश है, CMI का आंकड़ा सही था, तो आज जो 1 लाख लोगों को 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, CMI में 0.1% प्रदेश में बेरोजगार थे नहीं। और उसके बाद आखिरी साल जब चुनाव में आए तो अप्रैल के बाद प्रदेश में 1 लाख लोगों को आपने 2500 रुपए दे दिया। कैसे हुआ होगा ये संभव? कैसे सीएम सचिवालय में 25 रुपए टन के हिसाब से लूटा गया होगा प्रदेश के संसाधन को? कैसे शराब में नकली स्टिकर लगा के बेचा गया होगा 2-2 गल्ले करके? कैसे प्रदेश में आपके नियमितीकरण के वादे के साथ आए थे और नियमितीकरण वाले जब आंदोलन कर रहे थे आप उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो? क्यों डरा रहे हो, धमका रहे हो? अरे सरकार धमका रही है, सरकार धमका रही है। अरे हम इस पे आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि नेताओं का क्यों दौरा बढ़ रहा है, दौरा बढ़ने की वजह पे आ रहे हैं, उस पे आइए। मैं आपको किसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? बगैर कोई साक्ष्य के कुछ भी कहेंगे तो बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। अरे धमका रहे हैं, ठीक है, विषय अंतर ना हो, विषय अंतर ना हो। ठीक है चलिए, चलिए एक बार और रामोदर तिवारी जी के पास जाते हैं जी। भाजपा अपने घेरे में ले रही है, ये तो साक्ष्य अपने एविडेंस चाहिए इनको। ठीक है, नहीं तथ्यों से बात। चलिए आएंगे आप दोनों के पास आएंगे। हमारे पास अभी रामोदर तिवारी जी से सुन लेते हैं कि अगर इस तरीके के रणनीति के साथ बीजेपी भी काम कर रही है और कांग्रेस के पास भी एक मजबूत नेतृत्व है, ऐसे में क्या ये चुनाव जो है वो झुकता हुआ एक तरफ दिखाई दे रहा है? लोकसभा में भी इसका फायदा मिलेगा, विधानसभा में भी फायदा मिलेगा। तो लोकसभा की तैयारी अभी से दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव करीब है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों पर बात होनी चाहिए, उसकी अनदेखी पर बात होनी चाहिए, उसको क्या दे सकते हैं इस पर बात होनी चाहिए और इसके लिए घोषणा करे नेता। जैसा यहाँ पर अगली बार धान खरीदी में 2800 रुपये देंगे घोषणा की भूपेश सरकार, उस पर भाजपा क्या देने वाली है? जो किसान धान का कटोरा है, बड़ा इलाका है, उसके बारे में क्या सोच रही है भाजपा, वो बताए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। तो इसी तरह से तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों के समय लोकसभा चुनाव आएगा तो वो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर जिस तरह से मान लो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर बोले, यहाँ पर भाजपा ने जो 15 साल काम किया उस पर बात करें, तो लोकल मुद्दे पे बात होनी चाहिए। लोकल मुद्दों पे बात होगी तो यहाँ पर चीजें निकल कर आएगी जो छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होगा और यहाँ की राजनीति को भी फायदा होगा। राष्ट्रीय चुनाव अभी बाकी है, राष्ट्रीय चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा मजबूती की ओर जा सकती है, होगी, पर तब जब इतनी मजबूत है तो छत्तीसगढ़ में लोकल मुद्दे पे चर्चा हो, लोकल मुद्दे पे लोकल नेता हो तैयार, लोकल लोगों की समस्याओं पर बात हो, लोकल भाषा संस्कृति, यहाँ पर लोकल की समस्याएं क्या है, वो विकास क्यों नहीं हुआ, इन मुद्दों पे बहस हो तो छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। चुनाव में डिबेट ये मुद्दे होनी चाहिए और इस तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अब लगता है कि भावनात्मक मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे उभार कर भाजपा को ज्यादा फायदे हो सकते होंगे, इसलिए उनके नेता अपने गोल मारने की अपने हिसाब से इसकी क्या वजह है? राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा क्या आप लोगों को छत्तीसगढ़ में फायदा मिल सकता है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है? राम अवतार जी ने जो बात कही ना उसी से मैं आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए प्रदेश के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं वो 15 साल के जो हमारे रोड मैप थे और जो हमने काम किया वो प्रदेश की जनता ने देखा है और 4.5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ को गर्त में डाला गया भूपेश बघेल और कांग्रेस के द्वारा उसको भी जनता महसूस कर रही। यही दोनों का तुलनात्मक जो मैं बात किया इसी तुलनात्मक पे बात होगी। तो केंद्र की योजनाएं बेनिफिशियरी अलग हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की बात होगी वो छत्तीसगढ़ियों के साथ होगी। तो छत्तीसगढ़ियों के जो हित को लूटा गया है और संरक्षण देके मुख्यमंत्री के संरक्षण में लूटा गया है तो प्रदेश की जनता का हक लूटा है। कोई बाहर इटली के लोग तो यहाँ रहते नहीं है जिनके हक को लूटा गया। हाँ, इटली के लोगों के चरणों पे वो पैसा समाहित किया गया, ये जरूर बात है। लेकिन जो प्रदेश विधानसभा चुनाव, जी मोहन जी, ठीक है गौलानी जी, समय कम है, चलिए 30-40 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिए। कह रहे हैं कि ये जो गड्ढा सा बन गया था भाजपा का छत्तीसगढ़ में उसे पाट दिया है नड्डा ने। नड्डा जी आए थे जी। देखिए मोहन जी, इनके समय में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बनाया गया, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की झड़ी लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने। ये कहते हैं कि हमने ऐसा किया और वैसा किया। 15 वर्षों में इनके पास गिनाने के लिए एक भी चीज नहीं है, लेकिन 4.5 वर्षों में हमारे पास गिनाने के लिए इतनी चीजें हैं जिसका हम पिटारा खोलना शुरू करेंगे, एक एक बात पर करेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। हमारे पास हमने जो लकीर बड़ी की है, हम जो सर्वांगीण विकास किए हैं वो चीजें हमारे पास है और उसी चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। ये बताएंगे, हम ये बता भर दें कि इन्होंने 9 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है। ये रोजगार की अभी बात कर रहे थे, ये आंकड़ा तो दे दें, ये केंद्र की नीतियों पर खड़े हैं ना। चलिए केंद्र की नीतियों पर बात करते हैं, एक आंकड़ा पेश करें कि जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे कि आखिर इन्होंने ये रोजगार कितने लोगों को दिया है। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है कि पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है, डॉलर 80 रुपए पार हो चुका है, बहुत जल्द डॉलर भी 100 रुपए जाने वाला है। न केंद्र में इनके पास कोई अच्छी चीजें हैं, न राज्य में अच्छी चीजें। चलिए पांडे जी, जल्दी अपनी बात 1 मिनट जल्दी बोल दीजिए, जल्दी 20 सेकंड में, जल्दी पांडे जी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत 2nd नंबर पे है। ऑटोमोबाइल कंपनी में 2nd नंबर मैन्युफैक्चरिंग पे आ गया, वो हवा में हो गया होगा। इटली के लोग आके बसे होंगे, उनको रोजगार मिला होगा। हवा में 70 साल में हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, हवा में देश यहाँ तक आ गया। 70 साल में इतने IIT हमने लगाया, हवा में यहाँ तक आ गए। 70 साल में इतने एम्स हमने लगाए, हवा में यहाँ तक आ गए। ये क्या हवा की बात कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया है वो बताए ना, इन्होंने क्या किया है? तो पार्टी का अपने विकास गिना देने इन्होंने क्या किया है? चलिए ऐसे हमारे देश में कह रहे थे 70 साल से कुछ नहीं हुआ। चलिए ये बहस तो चलती रहेगी, पर ये विवाद जैसी स्थिति में इसे नहीं लाना हम चाहते थे। बड़े नेताओं का दौरा है तो उसका जवाब में कांग्रेस को भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जी, केंद्र से आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, वो राज्य को कुछ दें राज्य के हित में कुछ कांग्रेस ऐसी मांग करे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। और राजनीतिक बयानबाजी राजनीति भी करें, विकास के लिए जो योजनाएं अटकी हैं उनको स्वीकृति दें इस दिशा में और यहाँ दबाव बनाएं तो ज्यादा फायदे। दौरा केवल राजनीतिक नहीं होना चाहिए, केंद्रीय नेता आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को कुछ मिलना भी चाहिए, क्योंकि हर समय राजनीति नहीं चलती,
प्रदेश हित की बात भी होनी चाहिए। इसी बात पर आज हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोगों को हमारे साथ जुड़े पांडे जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गौलानी जी, आपका बहुत धन्यवाद। और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।